पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हेवनली सेंट कल्ट ने सन नांतुओ के पूरे खानदान को मिटा दिया था और वहीं पर डूक वे और वे योंग भी थे। वे योंग चिन्मू को देखकर उसे पुकारता है। अब आगे देखेंगे। चिन्मू ने पीछे मुड़कर देखा तो वे योंग को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने हाथ हिलाया। सो इट्स ब्रदर वे एंड डूक वे। बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ। वेयोंग ने तुरंत आंखों से इशारा किया और धीरे कहा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इंपीरियल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वह चिन्मू की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था, इसलिए वह उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकालना चाहता था। उसके मन में चल रहा था कि ब्रदर चिन तो शायद बस टहलने आया होगा। उसे नहीं पता कि यह वही जगह है जहां हेवनली डेविल कल्ट बदला लेने आया है और वह गलती से अंदर आ गया। कितना खतरनाक है यह। इस हेवनली डेविल कल्ट ने सन नैंतुओ जैसे फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल को भी एक ही पल में मार डाला था, जो कल्ट मास्टर स्तर का था। मुझे डर है कि ब्रदर चिन के छोटे से शरीर की तो हड्डियों का मज्जा भी ये लोग निचोड़ लेंगे। ड्यूक वे ने पीछे हटने के रास्ते को दो बुजुर्गों द्वारा अवरुद्ध देखा तो उसकी कनपट्टी की नस उभर आई और आंखों के कोने फड़कने लगे। वे योंग, ये नालायक, ये तो मुझसे भी बड़ा मुसीबत खड़ा करने वाला है। अब शायद मैं चाहकर भी बचकर नहीं जा सकता। चिन्मू ने हाथ उठाया और ड्यूक वे के पीछे खड़ी बुजुर्ग महिला तुरंत आगे बढ़ी। चिन्मू ने झुककर उसे कुछ बातें कहीं। वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए वापस आई। ड्यूक वे फैमिली के छोटे भाई, कृपया अंदर आकर बैठे। ड्यूक वे की आंखें फड़कने लगीं। चिन्मू को एक लंबी नजर से देख और गहरी सांस ली। चलिए अंदर चलते हैं। दोनों गांव में पहुंचे तो देखा कि यह जगह हाल ही में बनाई गई थी। सब कुछ नया था, लकड़ी की ताज़ा खुशबू भी हवा में थी। चिन्मू आगे बढ़ता गया और वे दोनों मन मारकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। ड्यूक वे ने धीरे से पूछा, योंगर, तुम्हारा चिन्मू से रिश्ता कैसा है? वेयोंग बोला, हम तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से साथ निकले हैं। स्कॉलरशिप पर ड्रैगन राइडर सेक्ट ने हमला किया था, मुझे उसी ने बचाया था। ड्यूक वे का सिर दर्द करने लगा। तो क्या तुमने कभी उसकी जान बचाई? वेयोंग ने सिर हिलाया। वह तुम्हारी जान बचाए और तुम उसकी नहीं, ये कैसे लाइफ एंड डेथ टुगेदर हुआ? ड्यूक वे चिंतित था। अब बस कदम दर कदम चलना होगा। ये छोटा बदमाश मुझे फंसा चुका है। पता नहीं ली सिंह से हुई मेरी कुछ मुलाकातें काम आएंगी भी या नहीं। वे गांव के बीच पहुंचे जहां एक मंच था। वह जमीन से बस 1 फुट ऊंचा था और लकड़ी का बना था। मंच बड़ा नहीं था, लगभग 10 यार्ड्स चौड़ा। हेवनली डेविल कल्ट के ज्यादातर अनुयायी मंच के नीचे बैठे थे। ड्यूक वे के बगल वाली बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, ड्यूक वे फैमिली के छोटे भाई, बैठिए। चिंता न करें, फर्श अभी अभी साफ किया है। वेयोंग ने नीचे देखा तो हल्के से गहरे लाल खून के धब्बे अभी भी दिख रहे थे। इसे देखते ही उसके मुंह से निकला, पता नहीं सही से साफ किया भी या नहीं, कहीं कोई ह्यूमन हेड वगैरह तो नहीं पड़ा। हेवनली डेविल कल्ट ने नांटुओ साइड पैलेस और सन नांटुओ को एक पल में खत्म कर दिया था। उनकी ताकत कितनी भयानक है, यह दिखाता है। युद्धों का अनुभवी ड्यूक वे तक लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनका सोच था, भले हेवनली डेविल कल्ट इतना बड़ा जमावड़ा लगाए बैठा है, पर राजधानी के शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स शायद सतर्क न हों। इनका वार इतनी तेजी से होता है, अभी भी ये हमें एक पल में मार दें तो कोई निशान नहीं बचेगा। मंच के नीचे सैकड़ों लोग शांत बैठे सेक्रेड टीचर की टीचिंग्स का इंतजार कर रहे थे। वेयोंग ने चिन्मू को देखा और उत्साहित होकर हाथ हिलाने लगा। यहाँ। ड्यूक वे का मन हुआ कि इस छोटे मोटू को जमीन पर पटकर उसके मुंह में बदबूदार मोजे ठूंस दे ताकि ये बोलना बंद करे। खुशकिस्मती से हेवनली डेविल कल्ट के अनुयायी उसकी बकवास सुनते नहीं दिख रहे थे। चिन्मू मुस्कुराते हुए वेयोंग को देखकर मंच की ओर बढ़ गया। वेयोंग घबरा गया और फुसफुसाया, मत जाओ मंच पर। वह सेक्रेड टीचर का स्थान है जहां वो शिक्षाएं देता है। ड्यूक वे ने सख्ती से घूरा। चुप रहो नालायक। वेयोंग तुरंत चुप हो गया। ड्यूक वे ने गुस्से से कहा, मैं इतना चुप हूं और तुम ऐसे बकबक कर रहे हो। आखिर मैंने इतना बातूनी वंशज कैसे पैदा कर लिया? अभी तक समझ नहीं आया? वेयोंग स्तब्ध रह गया। चिन्मू मंच पर चढ़ गया और जैसे ही मुड़ा, हेवनली डेविल कल्ट के सारे अनुयायी खड़े हुए और झुककर बोले, कल्ट मास्टर सेक्रेड टीचर। चिन्मू ने सिर हिलाया। सब औपचारिकताएं छोड़ो, बैठो। सब बैठ गए। वेयोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी समझ कुछ देर तक वापस नहीं आई। ड्यूक वे ने आह भरी। मैं पहले ही समझ गया था कि पंगोंगसो में कुछ गड़बड़ है। उसका ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर्स कुछ अलग था।
अब देखो, लगता है कि हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर सेक्रेड टीचर ने खुद हाथ लगाया था। हेवनली डेविल ने एक यूथ को कल्ट मास्टर बना दिया। सच में हिम्मत की बात है। मंच पर चिन्मू भी बैठ गया और बोला, यहाँ किसको सोल सर्चिंग स्पेल्स आते हैं? एक औरत खड़ी हुई, सेक्रेड टीचर, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। चिन्मू ने सिर हिलाया। उसने सोल गाइड इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक डरावना सा काला गेट खुला। काला धुआं दरवाजे से निकलने लगा और तेल के दियों की रोशनी तक मंद पड़ गई। अचानक सबने देखा, सन्नंतुओ उस काले धुएं में खड़ा है, साथ में बाकी भिक्षु भी। चिन्मू बोला, हॉल मास्टर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सन्नांतुओ के वे अकॉम्प्लिसेस कौन हैं जिन्होंने हमारे दो हेवनली किंग्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ साजिश की। समझ गई। महिला हॉल मास्टर आगे आई, चमकता हुआ मिरर निकाला, अपनी सीक्रेट आर्ट चलाई और मिरर की किरणों को सन्नांतुओ पर डाला। किरण उसकी सोल को भेद कर पीछे की हवा में पड़ी, जहां विभिन्न दृश्य बनने लगे। संतुओं की स्मृतियां। दृश्य तेजी से पीछे की ओर बढ़ते गए और जल्द ही हेवनली किंग लू पर किए गए एम्बुश वाली स्मृति तक पहुंच गए। Crown Prince's Grand Tutor Yun Boshan, Crown Prince's Grand Protector Ting Yanju, Crown Prince's Junior Preceptor Kumingji, Crown Prince's Junior Tutor Shanshu और राइट गार्डियन शेबिया ने सभी नाम लिखे। आखिरी नाम देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। एंड इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस लिंग युक्शिया। चिन्मू ने सिर हिलाया। लिख लो, मौका मिलते ही हम इन्हें रास्ता दिखा देंगे। ड्यूक वे का दिल जोरों से कांपा। उसका मुंह खुला पर आवाज न निकली। हेवनली डेविल कल्ट इतनी बेपरवाह कि क्राउन प्रिंस तक को मारने की सोच रहा था, और वह भी इटर्नल पीस एम्पायर का क्राउन प्रिंस। पर वह कुछ कह नहीं सकता था। इटर्नल पीस एम्पायर भले इस समय समृद्ध हो, उसका उदय सिर्फ पिछले 200 वर्षों का है। हेवनली डेविल कल्ट तो प्राचीन काल से है, अनगिनत राजवंशों को गुजरते देखा है। दो हेवनली किंग्स की मौत सिर्फ घाव नहीं बल्कि अपमान था। बदला तो लेना ही था। इतने में हॉल मास्टर ने आगे देखना जारी रखा, इस बार हेवनली किंग चियान पर हुए एम्बुश तक। वहां एक अतिरिक्त व्यक्ति भी था, क्राउन प्रिंसेस जूनियर प्रोटेक्टर मास्टर रुओ पियाओ। गुलिनुअन 200 वर्षों से गायब था, इसलिए सम्राट ने यह पद मास्टर रुओ पियाओ को दे दिया था। युनबोशान और क्वी मिंगजी डाओइज्म के कल्ट मास्टर स्तर के लोग थे। थिंगयनजू और हे चांशू बड़े प्रभावशाली परिवारों से थे, जिनके पूर्वजों ने ग्रेट एंसेस्टर एम्परर का साथ दिया था। ये पांचों, जिसमें सन नानटुओ शामिल, क्राउन प्रिंस के फैक्शन से थे। 6 फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स क्राउन प्रिंस के पक्ष में थे। चिन्मू ने कहा, मास्टर रुओ पियाओ का नाम भी लिख लो। अब न्यू ईयर नजदीक है, उन्हें उनका आखिरी न्यू ईयर का खाना शांति से खा लेने दो। सन नंटुओ मर चुका है, नंटुओ साइड पैलेस खत्म हो चुका। अब गार्डियंस और एल्डर्स नंटो मोनास्ट्री को भी मिटा दो, कोई निशान न बचे। सबने आदेश माना। ड्यूक वे ने राहत की सांस ली। कम से कम ये युवा कल्ट मास्टर पूरी तरह पागल नहीं है। एक साथ सबको मार देते तो एम्पायर और बाकी सेक्ट्स हेवनली डेविल कल्ट को मिटा देते। धीरे धीरे मारने से शक कम होगा। ठीक वैसे जैसे सन्नांतुओ को मारने में चिनमू ने रोलंस गोल्डन पैलेस का रूप लिया, ट्रेजर से मंक्स को बाहर निकाला, सन्नांतुओ को धोखे से कैपिटल से बाहर आने को मजबूर किया, और फिर एक झटके में सब खत्म, पूरी तरह क्लीन। अब क्राउन प्रिंस सतर्क होगा, इसलिए अभी कुछ समय इंतजार करना ही समझदारी है। उस बीच चिन्मू की नजर वेयोंग और ड्यूक वे पर पड़ी। वह मुस्कुराया। ड्यूक वे के भीतर डर की लहर दौड़ गई। वह हंसा। कल्ट मास्टर, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है, मैं जानता हूं। अगर ड्यूक चिल्लाए तो राजधानी के लोग तक सुन ले। क्या ड्यूक को लगता है कि हमारे सेक्रेट कल्ट द्वारा सन्नंतुओं को मारने का तरीका साफ और तेज था? ड्यूक वे समझ गया। चिन्मू का मतलब था कि वह चाहे तो ड्यूक वे को एक आवाज निकालने से पहले ही मार सकते हैं। ड्यूक वे ने गहरी सांस ली। मेरी आपके कल्ट मास्टर ली से पहले अच्छी दोस्ती थी। चिन्मू ने गार्डियंस की ओर देखा। लेफ्ट गार्डियन ने कहा, पिछले कल्ट मास्टर उनसे कुछ बार मिले जरूर, पर कोई खास दोस्ती नहीं थी। ड्यूकवे का चेहरा काला पड़ गया। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं भागने का रास्ता मिले। चिन्मू ने गंभीर स्वर में कहा, ड्यूक, मेरे कल्ट ने 2 हेवनली किंग्स खोए हैं, इसलिए 2 सीट खाली हैं। ड्यूक किसी सेक्ट से नहीं आते, केवल इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, तो आपको हमारे कल्ट हेवनली किंग बनने से क्या रोक सकता है? ड्यूक वे की आंखें फड़कने लगीं। मंच के नीचे वो 20 ताकतवर प्रैक्टिशनर्स खड़े हो गए जिन्होंने सन्नंतुओं को मारने में भाग लिया था। वह बोला, मैं ड्यूक वे हूं और एक अधिकारी हूं। मेरे पास समय कहाँ हेवनली किंग बनने का। कोई आसान काम दे दो। चिन्मू बेहद गर्मजोशी से मुस्कुराया।
चिंता मत करें, हमारे सेक्रेड कल्ट में ज़्यादा काम नहीं होता। बस जब लड़ाई हो तब आपकी मदद चाहिए। पद सिर्फ नाम के लिए रहेगा। वैसे भी हेवनली किंग्स काफ़ी खाली रहते हैं, मैं खुद भी बहुत खाली हूँ। अगर ऐसा हादसा न हुआ होता तो मुझे खुद बाहर नहीं आना पड़ता। अगर ड्यूक नहीं मानते तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बस कसम खाकर जाएं कि आज जो देखा किसी को नहीं बताएंगे। लोग हमारे सेक्रेड कल्ट के बारे में गलतफहमी रखते हैं। सब सोचते हैं कि हम लोग बिना पलक झपकाए लोगों को काट डालते हैं। क्या ड्यूक ऐसा सोचते हैं? वह हंस पड़ा। पूरी हेवनली डेविल कल्ट भी हंसी, लेकिन ऐसी हंसी जैसे किसी भी क्षण उठकर ड्यूक वे को चीर दें। ड्यूक वे तुरंत बोला, मैं तैयार हूं। वेयोंग बोला, ड्यूक चुप रह। ड्यूक वे गुस्से से फटा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सारी जिंदगी की इज्जत तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल गई। छोटे बदमाश, अगर तुम ब्रदर चिन को चिल्लाकर नहीं बुलाते तो हम बिना समस्या यहाँ से निकल जाते। वेयोंग मुंह फुलाकर बोला, ओल्ड मास्टर, उन्होंने कहा कि वे हमें जाने देंगे, फिर आपको कल्ट ज्वाइन क्यों करना पड़ा? ब्रदर चिन दिल का अच्छा है, वह कोई विलनस व्यक्ति नहीं। ड्यूक वे ने पलकें झपकाई। तुम सच में सोचते हो कि वह विलनस नहीं है? अगर वह विलनस नहीं तो हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर कैसे बना? चिन्मू ने हल्का खांसा। हेवनली किंग वे, हम लोग अपने आप को हेवनली सेंट कल्ट कहते हैं, हेवनली डेविल कल्ट नहीं। मैं डेविल कल्ट मास्टर नहीं, सेक्रेड कल्ट मास्टर हूँ। इसे याद रखें। वेयोंग उत्साह से बोला, ओल्ड फादर, हेवनली किंग का टाइटल ड्यूक से कहीं ज्यादा शानदार है। ब्रदर चिन, मुझे भी कोई रोल दे दो। ड्यूक वे ने इस छोटे मोटे बच्चे पर आंखें तरेड़ी। इस लड़के को यहाँ की इतनी चहल पहल देखने में जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। अपने बूढ़े बाप को गड्ढे में धकेलने के बाद और अब खुद भी कूदने को तैयार था। ड्यूक वे पूरी तरह लाचार था। हेवनली किंग यू, हेवनली किंग शी, क्या आप हेवनली किंग वे को हमारे सेक्रेड कल्ट के बारे में बता सकते हो? स्त्री और पुरुष साथियों, इस जगह को उखाड़ फेंको और एक भी निशान पीछे न छोड़ो। वेयोंग और ड्यूक वे तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने कई परछाइयों को तेजी से गुजरते देखा। कुछ ही पलों में पूरा गांव साफ सुथरे ढंग से उखाड़ दिया गया और सारी लकड़ियां वो खंभे करीने से ढेर कर दिए गए। यहाँ तक कि आयरन वॉक्स, केरोसिन और स्टैंड भी समेट लिए गए। कुछ हॉल मास्टर्स ने अपने बड़े बड़े फ्लैग्स फैलाकर लकड़ियों और खंभों पर डाले। जब फ्लैग्स हटाए गए, वे सब बिना किसी निशान के गायब थे। कुछ और हॉल मास्टर्स ने नानसुआ मोनास्ट्री के मंक्स की लाशों को ढक दिया, और जब फ्लैग्स हटे, शव भी पूरी तरह गायब हो चुके थे। कुछ अन्य हॉल मास्टर्स ने 1 हेक्टर जितनी जमीन खोदकर मड रिवर में डाल दी, जहां तेज बहाव उसे बहा ले गया। कई काम इतने सफाई और तेजी से हुए कि थोड़ी देर में यहाँ इस बात का कोई पता नहीं चलता था कि कभी यहाँ रात का चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था। चिन्मू ने कहा कि सब अपने अपने रास्ते जाओ। कुछ 100 हॉल मास्टर्स और गार्डियंस ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। कुछ अपने फ्लैग्स लहराते हुए गायब हो गए। कुछ अपने वस्त्रों से खुद को ढककर चले गए। कुछ अंधेरे में समा गए। कुछ अपने फ्लावर ड्रम बजाते हुए दूर चले गए। कुछ अपने सिंगल व्हील कार्ट्स धकेलते हुए निकल गए। थोड़ी देर में ये जगह पहले जैसी चहल पहल वाली नहीं रही। ये पूरी तरह अंधेरे में डूब गई और केवल चिन्मू, वेयोंग, डुकवे और 2 हेवनली किंग्स वहां रह गए। दूर रोशनी दिख रही थी। वो असली नाइट मार्केट था जो शहर के दरवाजे के बाहर स्थित था। चिन्मू उठकर चला गया, बाकी 4 लोगों को छोड़कर, क्योंकि ड्यूक वे अभी अभी कल्ट में शामिल हुआ था। हेवनली किंग यू और हेवनली किंग शी को हेवनली डेविल कल्ट के नियम समझाने थे ताकि वह कोई गलती न कर दे। शहर की ओर लौटते हुए चिन्मू ने रास्ते में नाइट मार्केट और फ्लावर लैंटर्न्स का आनंद लिया। चमकदार गलियों में स्कॉलर्स और सुंदर युवतियां घूम रही थीं, घर जाना भूल चुकी थीं। कुछ साहित्यकार अपनी कला दिखा रहे थे, मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी कुशलता, और युवतियां हंस हंस कर वातावरण को और जीवंत बना रही थीं। चिन्मू ने मन ही मन कहा कि कैपिटल सिटी सच में अनेक आश्चर्यों का स्थान है और प्रतिभाशाली लोगों की शान का शहर है। अचानक आसमान से गूस फेदर जैसे बर्फ के फाहे गिरने लगे। चमकीली स्नोफ्लेक्स उन लोगों के कंधों पर उतर रहे थे जो अब तक घर नहीं लौटे थे, और कई लोग आसमान की ओर देखकर बोले कि कितना सुंदर हिमपात है। शहर की रोशनी में चमकती बर्फ और भी सुंदर दिख रही थी। कई युवतियां दुकानों की छतों के नीचे खड़ी होकर हथेलियां फैलाए बर्फ को पकड़ रही थीं। सड़क पर लोगों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। चिन्मू ने सोचा कि बर्फ गिर रही है, साल का अंत भी आने वाला है। शायद इंपीरियल कॉलेज जल्द ही स्कॉलर्स को न्यू ईयर के लिए घर भेज दे। न जाने ग्रैनी और बाकी लोग गांव लौट आए होंगे या नहीं। दोनों तरफ लगे स्टॉल से उठती सफेद भाप पूरे वातावरण में सुगंध फैला रही थी।
चिन्मू एक स्टॉल पर बैठ गया और कहा कि बॉस, मिंस्ड मीट नूडल्स के 2 कटोरे देना और चिली ऑयल ज्यादा डालना। क्षण भर में 2 बड़े कटोरे सामने आ गए। लाल तीखे चिली ऑयल की मोटी परत ऊपर तैर रही थी। कुछ पोर्क के टुकड़े थे, 70% लीन और 30% फैट, साथ में गार्लिक शूट्स और पत्तियां जिनसे खुशबू और बढ़ रही थी। चिन्मू ने एक और लिया और मसाले की गर्मी से उसका मन तरोताजा हो उठा। उसने आज केवल एक बार खाया था, इसलिए भूख लगी थी। वह गर्मा गर्म नूडल्स फटाफट खाने लगा। तभी कोई हंसते हुए बोला कि ओल्ड ब्रदर चिन, तुम्हें ढूंढते ढूंढते जान निकल गई। तुमने वादा किया था कि मेरी आयरन शेल शिप बनाओगे। अब बचकर नहीं जा सकते। बॉस, मिंस्ड मीट नूडल्स के 4 कटोरे ज्यादा तीखे दे देना। पैसे ये देंगे। इतना कहकर वह चिन्मू के सामने बैठ गया। चिन्मू ने उसे देखा और मुस्कुराया। रफान युनशाओ, तुम कैपिटल में कैसे? सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में फायर बैंडेड फैन युनशाओ ही था। उसके बाएं आंख पर नाइफ स्कार था, लेकिन चिन्मू को संदेह था कि वह नकली चिपकाया हुआ है। फान युनशाओ ने लंबी सांस ली और कहा कि मत पूछो, कैसी बदकिस्मती रही। मेरा जहाज हवा में ही टूट टूट कर बिखर गया। सब लोग लगभग गिरकर मर ही जाते। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाया, लेकिन कैपिटल तक नहीं पहुंचा पाया और ऊपर से उन्हें मुआवजा भी देना पड़ा। सुबह मैं इंपीरियल कॉलेज में तुम्हें खोजने गया, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। घूमते घूमते इधर आया और तुम्हें यहां देख लिया। अब आयरन शेल शिप बनाकर देना ही होगा। दुनिया फिर से शांत है। मैं अपने पुराने कारोबार पर लौटने वाला हूं। चिन्मू का चेहरा अजीब हो गया। दुनिया शांत है? मतलब बैंडिट अपने पुराने काम यानी लूटपाट पर वापस जाने वाला है। चिन्मू ने पूछा कि ब्लैक आयरन, ब्लैक कॉपर और पैसे सब तैयार है, और फ्लाइंग शिप के ब्लूप्रिंट्स भी? ब्लूप्रिंट के बिना बनाना आसान नहीं है। फैन्यूनशाओ बोला कि सब तैयार है। मैंने शिपयार्ड के ऑफिशियल रजिस्ट्रार को रिश्वत देकर ब्लूप्रिंट ले लिया है। नूडल्स आ गए और फन्यूनशाओ ने एक बड़ा चम्मच भरकर कहा कि कितने तीखे और कितने सुगंधित हैं। ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर भी खरीद लिया है। सब मड रिवर के पास एक शिपयार्ड में रखा है। मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। अब इसी आयरन शेल शिप पर कमाई का भरोसा है। चिन्मू हंसा कि ठीक है, इंपीरियल कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने से पहले मैं तुम्हारा जहाज तैयार कर दूंगा। कल मुझे ढूंढ लेना। यह कहकर उसने एक ग्रेट अबंडेंस कॉइन निकालकर स्टॉल ओनर को दे दिया। दुकानदार ने हाथ पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है। 6 कटोरे नूडल्स के 30 वेन ही लगते हैं। चिन्मू ने कहा कि छुट्टे की जरूरत नहीं, और वह चला गया। फैन शाह उसकी पीठ देखते हुए बोला कि कितना अमीर है। चिन्मू अभी भी ग्रेट अबंडेंस कॉइन की कीमत नहीं जानता था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा दान कर दिया है। बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी कुछ ही ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स लेता है। सड़क किनारे के साधारण स्टॉल के लिए तो एक ग्रेट अबंडेंस कॉइन किसी खजाने से कम नहीं था। अगले दिन फन्युनशाओ इंपीरियल कॉलेज पहुंचा। चिन्मू ने हुलिंगर, ड्रैगन चिलन और डूटियन डेविल किंग को लेकर शिपयार्ड गया। वहां मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स ट्रू फायर से ब्लैक आयरन गलाते और ट्रू वाटर से ठंडा करते हुए फ्लाइंग शिप के पिल फर्नेस बना रहे थे। कुछ एल्जेब्रा में निपुण लोग पुर्जों का माप लेकर वाइटल ची से उन्हें जोड़ रहे थे। कई बलवान लोग हथौड़े चला रहे थे, जायंट्स कास्टिंग कर रहे थे, कारपेंटर्स सोर्ड शी से लकड़ी काट रहे थे। पूरा शिपयार्ड चहल पहल से भरा था। फैन्यूनशाओ उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री में ले गया। चिन्मू ने देखा, हर तरह का सामान वहां मौजूद था। बड़ा फर्नेस, फोर्जिंग टूल्स, स्कैफोल्डिंग्स, विंग वॉल, वुड रेल्स, और एक तरफ ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर के बड़े ढेर। फैक्ट्री बहुत विशाल थी। 6-7 जहाज आसानी से रखे जा सकते थे। वहां ऑफिशियल रजिस्ट्रार खड़ा था, जिसने फान्यूनशाओ को देखकर झुंझलाते हुए कहा कि अब आए हो। मैं तुम्हें यह खाली जगह केवल 10 दिन दे सकता हूं। 10 दिन बाद मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा। फान्यूनशाओ मुस्कुराया कि 10 दिन काफी हैं। इतना कहकर उसने रजिस्ट्रार के हाथ में एक कॉइन पाउच रख दिया। रजिस्ट्रार ने वजन देखकर कहा कि अगले 10 दिन मैं एक आंख बंद रखूंगा। जल्दी जहाज पूरा बना लो, वरना सुपरवाइजर आ गया तो मेरी खैर नहीं। वह चला गया। फेनिशियाओ ने चिन्मू से पूछा कि ओल्ड ब्रदर चिन, क्या 10 दिन में बना सकते हो? चिन्मू ने ब्लूप्रिंट देखा और कुछ बदलाव चिन्हित किए। उसने कहा कि अकेले करूं तो मुश्किल होगी, कुछ हेल्पर्स चाहिए। मेरे हेल्पर्स और मैं अगले 10 दिन यहाँ काम करेंगे। इन दिनों तुम फैक्ट्री में कदम भी ही रखना। अगर अंदर आए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फन युनशियाओ समझा नहीं, लेकिन बोला कि ठीक है, मैं इतना जिज्ञासु आदमी नहीं हूं।
चिन्मू ने उसे बाहर निकाला और फिर हुलिंगर को कहा कुछ लोग बुला लाओ। उन्हें टेलीपोर्टेशन फ्लैग से अंदर लाना। हुलिंगर तुरंत गई। कुछ देर में वह लौट कर बोली, मास्टर, नेचर क्राफ्ट हॉल मास्टर और कार्पेंट्री हॉल मास्टर कह रहे हैं कि वे जल्द पहुंच रहे हैं। इतने में हवा में दो बड़े फ्लैग्स प्रकट हुए। हर फ्लैग के नीचे हेवनली डेविल कल्ट के 100 अनुयायी। दोनों हॉल मास्टर सबको लेकर आ चुके। जिन्होंने ब्लूप्रिंट उन्हें दिया और पूछा 10 दिन में हो जाएगा। दोनों हॉल मास्टर्स ब्लूप्रिंट को कई बार घुमाकर देखते रहे। कार्पेंट्री हॉल मास्टर ने पूछा, कल्ट मास्टर आयरन शेल शिप बनाना चाहते हैं? पिल फर्नेस की फायर पावर बहुत तेज चाहिए होगी। चिन्मू ने कहा कि फोर्जिंग में मैं भी महारत रखता हूँ। हाई फायर पावर वाला फर्नेस मैं बना लूंगा, लेकिन शिपयार्ड केवल 10 दिन की अनुमति दे रहा है, इसलिए समय कम है। क्या तुम लोग तैयार हो? दोनों हॉल मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और पूछा कि कल्ट मास्टर कितने जहाज बनाना चाहते हैं। हमारे दोनों हॉल्स साथ काम करें तो 10 दिन में 5 फ्लाइंग शिप्स बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। चिन्मू चौंक गया और बुदबुदाया कि मेरे पास 5 फ्लाइंग शिप्स के लिए ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर तो नहीं है। दोनों हॉल मास्टर्स बोले कि हमारे नेचर क्राफ्ट हॉल और कार्पेंट्री हॉल में पर्याप्त मटेरियल है। चिन्मू की आंखें चमक उठी, तो 5 ही बनाएंगे। दोनों हॉल मास्टर्स तुरंत मटेरियल की तैयारी में लग गए। 5 दिन बाद फान्यून शाओ कई बार आया, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंदर ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोग फोर्जिंग कर रहे हों। वह बहुत उत्सुक था, लेकिन चिन्मू की चेतावनी याद कर लौट जाता। 2-3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही थी। जमीन पर मोटी परत जम चुकी थी। स्काई सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स बर्फीले बादल पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजधानी के बाहर अब भी बहुत हैवी स्नोफॉल थी। फेन्यून शाओ की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसके कान फरक रहे थे। वह बेचैनी से गाल खुजला रहा था। फिर 2 दिन बीत गए और वह संयम खो बैठा। उसने सोचा कि जरा झांक लेने में क्या हर्ज है। उसने फैक्ट्री का दरवाजा खोला और अंदर झांका। तभी एक 8 बाह और 4 चेहरों वाला डेविल गॉड उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी गर्दन दबोच ली। उसने कहा कि बदमाश, कैसे झांकने की हिम्मत की? फान युनशाओ चिल्ला उठा कि ओल्ड ब्रदर चिन, मैं हूं। अंदर 200 से अधिक हेवनली डेविल कल्ट अनुयायी शोर की तरफ मुड़े और उसके बाद उनकी नजर चिन्मू पर गई। उन्होंने पूछा कि कल्ट मास्टर, यह आदमी? फान युनशाओ डर के मारे कांप गया। जब उसने सबके कपड़े देखे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हेवनली डेविल कल्ट, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो अंधा हूं। यह जगह कौन सी है? मैं यहां कैसे आया? चिन्मू पिल फर्नेस तैयार कर रहा था। उसने शोर सुना और दोनों हॉल मास्टर से कहा कि काम जारी रखो, मैं संभालता हूँ। फेन्यून शाओ 8 हाथ बाहों वाले डेविल गॉड की पकड़ में था, जिसके साथ ड्रैगन चिलिन भी था। वह हंसकर बोला, ओल्ड ब्रदर चिन गलती से अंदर आ गया, कुछ देखा नहीं। चिन्मू मुस्कराया और कहा कि ब्रदर फैन, मैंने तुम्हें चेताया था कि अंदर मत आना। अब तुमने मुझे मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। 2 विकल्प हैं, और तुम मार्शल वर्ल्ड के आदमी हो। फैन यून शाओ बिना सोचे बोला, मैं तैयार हूँ। आज से मैं सेक्रेड कल्ट का हिस्सा हूँ। चिन्मू हंस पड़ा और ड्यूचन डेविल किंग को इशारा किया कि उसे नीचे रख दे, आज से हम भाई हैं। क्राउन प्रिंस साइड पैलेस में एक विद्वान सा दिखने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने बताया कि ग्रैंड प्रिसेप्टर सचमुच मर चुके हैं। नैंटुओ मोनास्ट्री में एक भी मंक नहीं मिला। लगता है सब पर घात लगाकर हमला हुआ। कल ही अबंडेंस प्रीफेक्चर से भी खबर आई कि नैंटुओ मोनास्ट्री का सफाया हो गया। एम्परर क्रोधित है और जांच का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि ये रोलेंस गोल्डन पैलेस का काम है। इसलिए एम्परर न्यू ईयर के बाद ग्रेट वॉल के पार सेना भेजने का मन बना रहा है। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस का चेहरा काला पड़ गया। वह खड़ा हो गया, निशान नहीं मिले। असल में फादर जांच करना ही नहीं चाहते। यह साफ साफ हेवनली डेविल कल्ट का किया हुआ है। वही इस तरह का गोपनीय काम कर सकते हैं। वे 2 हेवनली किंग्स खो चुके हैं। बदला लेना स्वाभाविक है। तुम ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री जाओ और ओल्ड रूलाई से मिलो। मैं जानना चाहता हूं कि नया कल्ट मास्टर कौन है। उन्होंने हाथ पीछे बांधे और ठंडी आवाज में कहा कि नानतुओ मोनास्ट्री भी बुद्धिज्म पाथ का हिस्सा है, इसलिए ओल्ड रूलाई चुप नहीं बैठेगा। ग्रैंड प्रिसेप्टर भले मर गया हो, लेकिन हमारा ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री से संबंध नहीं टूटना चाहिए। ओल्ड रूलाई इंपीरियल प्रिसेप्टर से खुश नहीं है, इसलिए वह अवश्य मदद करेगा। मुझे एक व्यक्ति को मारकर बाकी सभी को चेतावनी देनी है। मार्शल वर्ल्ड की सेक्ट्स समझ लें कि मैं कोई कमजोर नहीं हूं। जो मेरे लोगों को छुएगा उसका अंत निश्चित है। योर हाइनेस, हेवनली डेविल कल्ट,
अभी भी 3 सबसे बड़ी सेक्ट्स में से एक है। पिछले 40 सालों से उनका कोई कल्ट मास्टर नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्हें हल्का नहीं समझा जा सकता। वह मध्यम आयु का व्यक्ति आगे बोला कि इतने वर्षों तक कल्ट मास्टर न होने के बावजूद और आज भी इतने ताकतवर हैं, तो ये उनकी एकता का सबूत है। अगर यही स्थिति ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री या डाउ सेक्ट पर आई होती, तो वे 40 साल बिना रूलाए या डाउ मास्टर के रह ही नहीं पाते। अगर आप हेवनली डेविल कल्ट को कम आंकते हैं, तो नुकसान आपका होगा। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस ने सिर हिलाकर कहा कि मैं हेवनली डेविल कल्ट को कम नहीं समझ रहा। ग्रैंड प्रिसेप्टर सन नांटुओ, नांटुओ साइड पैलेस के मंक्स और पूरी नांटुओ मोनास्ट्री को एक भी खबर बाहर निकले बिना मिटा देना, ये किसी कमज़ोर कल्ट का काम नहीं हो सकता। मैं ऐसे कल्ट को क्यों कम आंकूंगा? मध्यम आयु का आदमी उलझा हुआ दिख रहा था। क्राउन प्रिंस ने कहा कि मुझे हेवनली डेविल कल्ट से खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है। डाउ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री का उनसे हमारा इटर्नल पीस एम्पायर से भी पुराना झगड़ा है। ये दोनों सेक्रेड ग्राउंड्स हमेशा से ही डेविल पाथ के चीफ को खत्म करना चाहते थे। बस मौका नहीं मिला। लेकिन सोचो, अगर एम्पर अब इन सेक्ट्स के खिलाफ खड़ा ही न रहे तो क्या होगा? अगर एम्पर अब इंपीरियल प्रिसेप्टर के रिफॉर्म्स को सपोर्ट न करे, अगर एम्पर इंपीरियल प्रिसेप्टर को पद से हटा दे, अगर एम्पर सेक्स और एम्पायर के बीच का झगड़ा खत्म कर दे, तब डाउ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री क्या इस एम्परर के साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे? क्या वे उसे सपोर्ट नहीं करेंगे? मध्यम आयु का आदमी कांप गया और क्राउन प्रिंस को देखने लगा। क्राउन प्रिंस ने शांत नजर से कहा कि पिता के पास बड़ी क्षमता है, लेकिन वे इंपीरियल प्रिसेप्टर पर बहुत भरोसा करते हैं। इसी भरोसे की वजह से आधा इंपीरियल कोर्ट उसी के हाथ में चला गया है। हमारी लिंग फैमिली की नींव कमजोर होती जा रही है। पिता ने इंपीरियल प्रिसेप्टर को इतना ताकतवर बना दिया है कि अगर वह कभी विद्रोह करे तो रोक पाना मुश्किल होगा। अगर वह इसी तरह बढ़ता रहा तो डायनेस्टी ही बदल जाएगी। उसने कहा कि लिंग फैमिली की पुरानी पीढ़ी और सही सोच वाले लोग इस खतरे को पहले ही देख चुके हैं। इसी वजह से आर्न चाचा ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पिता को चेताया भी था, लेकिन पिता ने नहीं मानी और लगातार इंपीरियल प्रिसेप्टर पर भरोसा करते रहे। आठवें चाचा मजबूर थे और उन्होंने आखिरी उम्मीद मेरे ऊपर रखी, मैं कुछ बदलाव करूं। भावुक होते हुए क्राउन प्रिंस बोला कि आठवें चाचा लिंग फैमिली के वरिष्ठ थे, जिन्होंने हमारे एंसेस्टर के साथ ये एम्पायर खड़ा किया था। उनको देशद्रोही कहा गया। उनकी मौत के बाद उनका शरीर भी पूरा नहीं मिला। इंपीरियल प्रिसेप्टर उस दुष्ट ने उनका सिर काट दिया और ऊपर से पूरे एम्पायर में ये बात फैला दी गई कि वे वफादार नहीं थे। क्राउन प्रिंस की आंखों से आंसू निकल गए और उसने मेज पर हाथ पटका। आंखें लाल थीं। उसने कहा कि मैं पिता के हाथों लिंग फैमिली का विनाश नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे अवज्ञाकारी ही क्यों न बनना पड़े। मैं एक साथ आज्ञाकारी और वफादार नहीं रह सकता। मैं लिंग फैमिली का वफादार बनूंगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। वह बेचैनी में टहलने लगा। बोला कि कितना दुर्भाग्य है, मेरे भाई और बहनें अभी भी समझ नहीं पा रहे। पिता पहले ही इंपीरियल प्रिसेप्टर के नियंत्रण में है। अगर लिंग फैमिली को सत्ता से हटाया गया तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर जैसे राक्षस को हमारा घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुझे एम्परर बनना ही पड़ेगा ताकि यह सब रुक सके। शिपयार्ड सीन। शिपयार्ड नेचरक्राफ्ट हॉल और कार्पेंट्री हॉल ने 10 दिनों में 5 जहाज पूरे कर दिए। उन पर वे 15 फिल फर्नेसेस लगाए गए जो छिनमू ने बनाए थे और उन्हें ब्रॉन्ज बीस्ट से जोड़ दिया गया। छिनमू ने फ्लाइंग शिप्स के ब्लूप्रिंट्स में कुछ बदलाव किए। हर जहाज में 3 फिल फर्नेसेस जरूरी थे। 3 ब्रॉन्ज बीस्ट भी लगाए गए, 2 पीछे और एक नीचे। ब्रॉन्ज बीस्ट्स के सिर किसी भी दिशा में घूम सकते थे। फ्लाइंग शिप का मटेरियल लकड़ी से बदलकर ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर होते ही वजन बहुत बढ़ गया। एक फिल फर्नेस अब उसे उड़ाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए छिनमू ने 3 लगा दिए। नीचे वाला बीस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग को स्थिर बनाता था। 5 आयरन शेल शिप्स में 3 बड़े और 2 छोटे जहाज थे। छोटे जहाज भी पूरे तैयार थे। छिनमू ने उन्हें लकड़ी जैसी पेंट करवाई ताकि दूर से ये लकड़ी के फ्लाइंग शिप्स जैसे दिखें और दहशत न फैलाएं। फन्युनशा बड़े जोश में पांचों जहाज़ों को देखकर पूछ रहा था कि खल्ट मास्टर, मेरा जहाज़ कौन सा है? छिनमू ने छोटे जहाज़ की तरफ इशारा किया और फन्युनशाओ का चेहरा गिर गया। उसने पूछा कि मुझे बड़ा जहाज़ क्यों नहीं मिल सकता? छिनमू ने समझाया कि बड़े जहाज़ युद्ध और सैनिक ले जाने के लिए होते हैं और उनकी गति धीमी होती है।
अगर तुम फायर बैंडिट बने रहना चाहते हो तो छोटा जहाज बेहतर है। बड़े जहाज से यात्रियों को ले जाओगे तो दवाओं का खर्चा ज़्यादा होगा और कमाई नहीं होगी। फैन युनशाओ ने थोड़ा सोचकर छोटा जहाज ले लिया। उसने पूछा कि दूसरा छोटा जहाज किस काम आएगा? वह जहाज छोटा होते हुए भी बहुत छोटा नहीं था। 30 गज लंबा, 10 गज चौड़ा, 15 गज ऊंचा और 20-30 लोग ले जा सकता था। चिन्मू ने हेवनली डेविल कल्ट के डिसिपल्स को कपड़े बदलवाए और 3 बड़े जहाज बाहर ले आए। छोटा जहाज इंपीरियल कॉलेज भेजा गया। चिन्मू ने कहा कि न्यू ईयर्स आ रहा है, ये छोटा जहाज मेरा ट्रांसपोर्ट रहेगा। इंसेंस मास्टर फैन, तुम बैंडिट हॉल में शामिल हो चुके हो और बैंडिट हॉल हमारे कल्ट का हिस्सा है। हमारे डिसिपल्स चोरी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं लेंगे और न ही किसी महिला के साथ गलत करेंगे। फान युनशाओ ने कहा कि मैं डाउ सेक्ट से था और फायर बैंडिट्स कभी किसी की जान नहीं लेते। निश्चिंत रहो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चिन्मू थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर हाथ हिलाया। फान युनशाओ जहाज पर चढ़ गया और उसके फायर बैंडिट्स जहाज को बाहर धकेल रहे थे। बर्फबारी रुक चुकी थी लेकिन ठंड बहुत थी। फान युनशाओ चिल्लाया कि फर्नेस जलाओ, हम उड़ रहे हैं। ये जहाज हमारा नया क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप है। फायर बैंडिट्स का झंडा लहराओ। हमारे ऊपर आसमान है और अनगिनत दौलत। आयरन शेल शिप ऊपर उठा और तेज होता गया। जब जहाज हवा में चढ़ा, चिन्मू ने फायर बैंडिट्स को चिल्लाते सुना, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बॉस फैन, डेक छोड़कर अंदर आ जाओ। चिन्मू उन्हें विदा कर वापस लौट गया और ड्रैगन शिलिन, हुलिंगर और ड्यूचेन डेविल किंग के साथ राजधानी की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन पहले भारी बर्फ गिरी थी। बर्फ रुक गई थी लेकिन आसमान अभी काले बादलों से ढका था। सूरज कहीं नहीं था। हवा बहुत ठंडी थी। हुलिंगर ने ऊपर देखकर कहा कि 10 दिन हो गए, सूरज नहीं दिखा। वह फैक्ट्री में टिक नहीं पा रही थी और बार बार बाहर भाग जाती थी। 10 दिनों से सूरज नहीं निकला। बर्फ भारी थी लेकिन बर्फ रुकने के बाद भी सूरज क्यों नहीं निकला? चिन्मू हैरान हुआ। इतनी भारी बर्फ ठीक है लेकिन 10 दिन तक सूरज का निकलना अजीब था। उसे सोचे बिना ही राजधानी की रौनक में खो गया। हर तरफ सजावट। चिन्मू ने देखा कि फ्लाइंग शिप्स ऊपर जा रहे हैं। मंत्री भी उनमें बैठे थे। वे किसी दिशा में नहीं, सीधे ऊपर की तरफ जा रहे थे। चिन्मू उलझन में था। इंपीरियल कॉलेज पहुंचकर उसने स्कॉलर्स को न्यू ईयर्स की बातें करते देखा। किसी को यह परवाह नहीं थी कि मंत्री बादलों में क्यों गए। अगले दिन भी आसमान धुंधला था। गुलिनुअन ने स्कॉलर्स को इकट्ठा करके कहा कि एम्परर ने छुट्टी दे दी है, अब सब घर जा सकते हैं। पूरा पहाड़ खुशी से गूंज उठा। चिन्मू ने आसमान में देखा कि कुछ और फ्लाइंग शिप्स तेजी से ऊपर उठ रहे थे। उधर क्लाउड चेसिंग पायरेट शिप पर फान युनशाओ ठंड से कांपते हुए पूछ रहा था कि हम कहाँ हैं। एक फायर बैंडिट ने कहा कि हम ली रिवर पर हैं। फान युनशाओ चौंक गया। ली रिवर पर भी बर्फ पड़ रही है? ये दक्षिणी सीमा में है जहां सर्दियों में शायद ही बर्फ पड़ती है। इस बार तो पूरा पहाड़ सफेद था। उसने कहा कि हम राजधानी से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन क्या किसी ने सूरज देखा? सबने सिर हिला दिया। फान्यूनशाओ ने विशाल काले बादल को देखकर कहा कि यह बादल साधारण नहीं है। दक्षिण की सीमा भी बर्फ से ढकी हुई है। आने वाला साल शांति नहीं, अकाल का होगा। लोग भूख से मरेंगे और विद्रोह करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि कुछ साल शांति के मिलेंगे और मैं कमाई कर लूंगा। दूसरे भाई, फर्नेसेस की आग बढ़ा दो, हमें और दक्षिण जाना होगा। कुछ देर में जहाज समुद्र पर पहुंचा। आगे तेज रोशनी फैली और जहाज सूरज की गर्म रोशनी में निकल आया। समुद्र नीलम की तरह चमक रहा था। फेन्यूनशाओ ने पीछे देखा और सन्न रह गया। एक विशाल, अनगिनत मीलों का काला बादल पूरे इटर्नल पीस एम्पायर को ढक रहा था। इंपीरियल कोर्ट। इंपीरियल कॉलेज में चिन्मू ने सामान बांधा और ग्रेट रूइंस लौटने की तैयारी कर रहे थे कि एक डायरेक्टरेट आया और चिल्लाकर बोला कि पैलेस ग्रैंडी, एम्परर ने आदेश दिया है कि सभी छठे रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी इंपीरियल कोर्ट में उपस्थित हों। अनुपस्थित रहने वालों को दंड दिया जाएगा। चिन्मू ने सामान नीचे रख दिया और हुलिंगर से कहा कि तुम लोग यहीं रहो, मैं महल जाकर देखता हूँ। चिन्मू महल चला गया। ये उसका पहला इंपीरियल कोर्ट था। जब वे ऑडियंस हॉल पहुंचे तो वहां हजारों अधिकारी भरे हुए थे। सौभाग्य से हॉल काफी बड़ा था। एम्परर यनफेंग सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वे बार बार पूछते कि क्या इंपीरियल प्रिसेप्टर आ गया। जब बताया गया कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर अभी तक नहीं आया तो एम्परर यनफेंग और भी बेचैन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने गला साफ कर कहा कि इंपीरियल प्रिसेप्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मेरे मंत्रियों, क्या यह सच है कि पिछले 10 दिनों से आप सूर्य नहीं देख पाए?
मैं भी पिछले 10 दिनों से सूरज नहीं देख पाया हूँ। न सिर्फ मैं, बल्कि इटर्नल पीस एम्पायर का कोई भी व्यक्ति सूरज नहीं देख पाया। मुझे पूरे देश से रिपोर्ट्स मिली है कि हर जगह बर्फ गिर रही है। उत्तर के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण के आसमान तक, सनराइज आइलैंड से लेकर सीक्रेट वाटर्स पास तक, 6 से 7 दिन तक लगातार बर्फ गिरी है। एम्परर सिंहासन से उठे और कांपती उंगली से ऊपर इशारा करते हुए बोले कि एक बादल ने पूरे इटर्नल पीस एम्पायर को ढक रखा है। पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गए। इटर्नल पीस एम्पायर जितना बड़ा है, उसमें एक ही काला बादल पूरे एम्पायर को ढक ले, ये लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर भी हो ही गया। इटर्नल पीस एम्पायर पूरब से पश्चिम तक करीब 90,000 मील और उत्तर से दक्षिण तक 80,000 मील फैला है। इतना विशाल इलाका लगातार 6-7 दिन तक बर्फ से ढका रहा। ये तो और भी अजीब था। डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स हवा बादल बुला सकते थे, लेकिन सिर्फ छोटे इलाके में पूरे एम्पायर को ढक देने वाला जादू कोई अकेला नहीं कर सकता था। ये प्राकृतिक आपदा भी नहीं लग रही थी। गोल्ड रिवर के दक्षिण में शायद ही कभी बर्फ पड़ती है। सर्जिंग रिवर के दक्षिण में तो ठंडा मौसम भी मुश्किल से आता है। और ली रिवर के दक्षिण में तो साल भर गर्मी जैसी रहती है, वहाँ बर्फ का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस बार बर्फ पूरे एम्पायर में एक ही समय पर गिरी। एम्परर यानफेंग ने खासकर सभी मंत्रियों को चुप कराया। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत लोग अभी तक समझ नहीं रहे कि ये बर्फ कितनी खतरनाक है। तुम समझो दो। एक बूढ़ा मंत्री आगे आया। ये एम्पायर का कृषि मंत्री था। उसने कहा, महाराज, उत्तर की तरफ के गांव हर साल कड़ाके की ठंड सहते हैं, तो वे तैयार रहते हैं। वहां अगली फसल पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। असली मुसीबत दक्षिण है। इतनी भारी बर्फ के बाद पूरे दक्षिण के गांव शायद पूरी तरह जम गए होंगे। अगले साल वहां की फसल लगभग खत्म हो जाएगी। रेवेन्यू मिनिस्टर ने पूछा, जब आप दक्षिण कहते हो तो कहाँ तक? एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोला, गोल्ड रिवर के दक्षिण तक सब। सभी मंत्री डर के मारे सन्न रह गए। छिनमू भी चौंक गया। उसके पास भी इटर्नल पीस एम्पायर का नक्शा था। गोल्ड रिवर ग्रेट रूइन से निकलकर दसियों हजार मील तक पूर्व की ओर बहता हुआ समुद्र में गिरता था। और उसके दक्षिण का इलाका एम्पायर का पूरा 2/3 हिस्सा है। मतलब एम्पायर का 2/3 हिस्सा अगले साल बिल्कुल फसल नहीं देगा। ग्रैंड सर्वेंट आगे आकर बोला, महाराज, हमें तुरंत उत्तर के अनाज दक्षिण भेजना चाहिए। दक्षिण अभी हाल ही में युद्ध से गुजरा है, वहां भुखमरी पहले से है। अगर तुरंत सहायता न भेजी तो लोग मर जाएंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सिर हिलाया। भेजना चाहे भी तो भेज नहीं सकते। युद्ध ने हर जगह के भंडार खाली कर दिए हैं। अगर हम अभी दक्षिण में बहुत सारा अनाज भेज दें तो लोग भूख से उसे तुरंत खा जाएंगे। और फिर अगले साल बोने के लिए भी बीज नहीं बचेंगे। जब शरद ऋतु आएगी तो खाने को कुछ भी नहीं होगा। और अगर बहुत भूख बढ़ी तो लोग इंसान तक खाने लगेंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर गर्ड्सकर बोला, तो क्या दक्षिण के लोगों को यूं ही मरने दें? एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोला, अनाज भेजना तो पड़ेगा, पर बहुत सीमित मात्रा में, बस इतना कि वे जिंदा रह सकें। दक्षिण में कुछ निजी भंडार है, बड़े घरानों और जमींदारों के पास। अगर हम उनका अनाज लेना चाहे तो वही लोग भूखों को भड़काकर विद्रोह करवा देंगे। एम्परर यानफेंग का चेहरा कड़ा हो गया। बड़े घरानों के अनाज का इंतजाम मैं करूंगा, तुम बाकी बताओ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोला, दक्षिण के अलावा एक और बड़ी समस्या है। उत्तर हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन इस साल और ज्यादा। कई उत्तरी जिलों से गुजरा तो देखा लोग लकड़ियां काटकर आग जला रहे हैं। जंगल का जंगल खत्म हो रहा है। जब ठंड झेलने वाले उत्तर की हालत ये है तो सोचना दक्षिण में क्या हालत होगी। अगर दक्षिण के सभी जंगल कट गए तो वहां मिट्टी खिसकना, बाढ़, भूस्खलन सब शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा इंसानी आपदा बन जाएगी और इंसानी आपदा कई और प्राकृतिक आपदाएं ला देगी। लेकिन अगर हम उन्हें पेड़ काटने से रोकें तो लोग ठंड से मरने लगेंगे। तब शायद पूरी की पूरी परिवारें खत्म हो जाएंगी। एम्परर यानफेंग ने गहरी सांस ली। पूरा दरबार भी खामोश हो गया। सांस लेने की आवाज तक भारी लगने लगी। अगर किसान पेड़ नहीं काटेंगे तो ठंड से मरेंगे, अगर काटेंगे तो भविष्य की आपदाएं आएंगी। सिर्फ एक बर्फबारी ने इटर्नल पीस एम्पायर जैसे विशाल साम्राज्य को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि हर फैसला गलत साबित हो सकता था। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोला, और सबसे खराब बात यह है कि हमें नहीं पता ये बादल कब हटेगा, पर अगर इसी तरह रहा तो एम्पायर डूब जाएगा। एम्परर यानफेंग पीछे टिक गया, थका हुआ और बेबस। अब आप सब समझ गए होंगे कि स्थिति कितनी खतरनाक है। हाल ही में कुछ बागी लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं थी। पता था कि इंपीरियल प्रीसेप्टर और आप लोग इसे संभाल लेंगे।
लेकिन ये बर्फबारी और ये बादल ये इटर्नल पीस के भाग्य को तोड़ देंगे। मंत्रियों, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? सभी मंत्री चुप रहे। अपनी सारी विद्या के बावजूद वे न बादल उड़ा सकते थे और न बर्फ पिघला सकते थे। एम्परर यानफेंग ने सबकी ओर देखा और उसके दिल में गुस्सा और बेचैनी भर गई। एक बादल, थोड़ी सी बर्फ, क्या यही इस साम्राज्य को तोड़ देंगे? क्या 100 साल की मेहनत ऐसे खत्म हो जाएगी? एक सिविल अधिकारी बोला, मेरा मानना है कि इंपीरियल प्रिसेप्टर की रिफॉर्म से हेवन नाराज हो गया है। एम्परर यानफेंग गुस्से से फट पड़ा। इसे बाहर ले जाकर तुरंत मार डालो। वह अधिकारी घुटनों पर गिर गया और जोर से चिल्लाया, योर मैजेस्टी, हेवन का अपना हेवनली लॉ है। इंपीरियल प्रिसेप्टर की रिफॉर्म उस हेवनली लॉ को बदल रही है, इसलिए हेवन नाराज है। लोग हेवन के गुस्से से पीड़ित होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, योर मैजेस्टी। सैनिक, एम्परर यनफेंग गर्जा, साम्राज्य पर आपदा आई है और तुम अभी भी लोगों को झूठी बातों से बहका रहे हो। अगर इसे अभी नहीं मारा तो क्या मुझे खुद मारना पड़ेगा? सैनिक उसे घसीट कर ले गए। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गई। एम्पर यनफेंग गुस्से को दबाते हुए इधर उधर टहलने लगा। मुझे ऐसे मंत्री चाहिए जो काम करे, न कि ऐसे कठपुतली जो सिर्फ बदनामी फैलाएं। ये रिफॉर्म मेरी इच्छा है, इंपीरियल प्रिसेप्टर की नहीं। अगर हेवन नाराज है तो मुझे सजा दे, उसे नहीं। इंपीरियल प्रिसेप्टर जैसा काबिल मंत्री 500 साल में भी नहीं मिलता, शायद 1-2 हज़ार साल में भी नहीं। अब तुम सब मुझे समाधान दो। अगर कुछ नहीं सुझा सके तो घर जाने की जरूरत नहीं, नन ही न्यू ईयर्स मनाने की। योर मैजेस्टी, क्यों न इस बादल को स्टोर कर लिया जाए? हॉल के अंदर से किसी ने कहा। जब हटा नहीं सकते तो क्यों न इसे किसी में भर लिया जाए? सबकी नजरें उस पर गई। एम्परर यानफेंग ने भी देखा। ओह, बताइए पैलेस ग्रैंडी, आपका क्या विचार है? छिन्मू बोला, मैंने फौज में फायर बॉटल गोर्ड्स जैसे खजाने देखे हैं जिनमें सैनिक अपनी ट्रू फायर को स्टोर करते हैं। लड़ाई के समय उसे बाहर निकालते हैं। हॉल ऑफ सुप्रीम हीलिंग ने एक बार दवा बनाते समय गलती की थी और पूरी इंपीरियल कॉलेज लकरस्त हो गई थी। तब पुराने ग्रैंड चांसलर ने बॉटल गोर्ड में एनेस्थीजिया को खींचकर कॉलेज को बचाया था। मैं सोच रहा था कि क्या हम उसी तरह इस डार्क क्लाउड को भी किसी ट्रेजर में स्टोर कर सकते हैं? एम्पर यनफेंग ने जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रैटेजी से पूछा, जनरल चिन, क्या यह तरीका काम कर सकता है? जनरल चिनजान आगे आए और बोले, योर मैजेस्टी, पैलेस ग्रैंडी की बात व्यावहारिक लगती है, लेकिन सेना में फायर बॉटल गोर्ड्स बहुत कम है। हमारे पास विस्टेरिया बॉटल गोर्ड्स है जिन्हें वर्मिलियन बर्ड ट्रूप्स को दिए जाते हैं। सेना के पास करीब 1 लाख है। इतने से एक प्रोविंस का बादल भी मुश्किल से भरेगा। पूरे एम्पायर के लिए काफी नहीं। चिन्मू बोला, बॉटल गोर्ड सेना में कम हो, लेकिन एम्पायर में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं। बड़े घराने, कल्ट्स, कोर्ट के भी अनगिनत लोग ऐसे ट्रेजर्स बना सकते हैं। अगर महाराज आदेश दें तो हर जिले का मैजिस्ट्रेट और प्रैक्टिशनर अपने इलाके का बादल जमा कर लेगा। सेना के प्रैक्टिशनर्स उन्हें मदद देंगे। इस तरह ज्यादातर बादल हट सकते हैं। एम्परर ने सोचा, समस्या यह है कि बहुत से प्रैक्टिशनर्स इंपीरियल कोर्ट की नहीं सुनते। चिन्मू बोला, इसलिए महाराज को आगे आकर खुद मिसाल बनानी पड़ेगी। अगर महाराज राजधानी छोड़कर एक एक प्रोविंस जाकर बादल जमा करने लगे तो पूरा एम्पायर फॉलो करेगा। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। अगर एम्परर बाहर निकला तो सेक्स दोबारा हमला करने की कोशिश करेंगे। इंपीरियल प्रिसेप्टर पहले ही ग्रेट रूइंस में एम्बुश झेल चुका है। एम्परर बाहर गया तो खतरा बहुत होगा। फिर भी एम्परर की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सही। मिनिस्टर चिन, और क्या सुझाव है आपके पास इस स्नो डिजास्टर के लिए? चिन्मू बोला, बर्फबारी को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन एक वाक्य सुना है, संत और आम आदमी का रास्ता अलग नहीं होता। अगर सूरज निकले और बर्फ पिघले तो प्रैक्टिशनर्स को गांवों में भेजकर खेत दोबारा लगवाए जा सकते हैं। हवा की जरूरत हो तो वे हवा बुलाएंगे। कीड़े लगें तो कीड़े हटाएंगे। ठंड पड़े तो आग का स्पेल करके फ्रॉस्ट हटाएंगे। योर मैजेस्टी, ये सभी शैतानी बातें हैं। एक सिविल अधिकारी आगे आया और गुस्से से कांपते हुए बोला, पैलेस ग्रैंडी की बातें लोग और देश दोनों को नुकसान पहुंचाएंगी। इन यहीं पर मार डालना चाहिए। एम्परर यानफेंग मुस्कुराया, इसमें शैतानी क्या है? ये तो सही सलाह है। देश को ठीक करने और लोगों को बचाने की बातें हैं। तुम्हें पद से हटाया जाता है। घर जाओ और सोचो। मिनिस्टर चिन, कोई और तरीका? चिन्मू ने सोचा और कहा, योर मैजेस्टी, मिनिस्टर ऑफ स्काई सुपरविजन को सभी क्षेत्रों के मौसम पर नजर रखनी चाहिए। बाढ़ के सालों में बारिश को बॉटल गोर्ड्स जैसे स्पिरिट ट्रेजर्स में जमा किया जा सकता है। तूफानी सालों में हवा को स्टोर किया जा सकता है।
टॉर्नेडो, हेल, लाइटनिंग, सबको सूखे सालों में बारिश छोड़ी जा सकती है। दुश्मन देशों से युद्ध में हम हेल, स्नो, लाइटनिंग, टॉर्नेडो सब छोड़ सकते हैं। ऐसा मौसम का कंट्रोल और मीटियोरोलॉजिकल डिवाइन आर्ट अगर किसी दुश्मन देश पर इस्तेमाल किया जाए तो कौन टक्कर दे पाएगा? योर मैजेस्टी, मौसम नियंत्रित करना हेवनली लॉ के खिलाफ है। ये असली डेविल पैथ की बातें हैं। एक और सिविल अधिकारी आगे आकर बार बार सिर झुकाने लगा, यहां तक कि उसका माथा फट गया। ये बातें सच में एम्पायर को खत्म कर देंगी। कृपया इस डीमन को तुरंत मार डालिए योर मैजेस्टी। तुम्हें पद से हटा दिया जाता है। एम्परर यनफेंग ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है तो बकवास मत करो और पैलेस ग्रैंडी को बदनाम मत करो। क्या फायदा तुम्हें वेतन देने का? ये स्नो क्लाउड हमारा एम्पायर नष्ट कर रहा है। पैलेस ग्रैंडी नहीं, सैनिक इसे बाहर ले जाओ। पैलेस ग्रैंडी, बात करना आसान है, काम करना मुश्किल। तुम मेरे साथ डिजास्टर रिलीफ के लिए चलोगे? चिन्मू झिझका और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे तो न्यू ईयर्स के लिए घर भी जाना है। मैं कुछ लोग सुझा सकता हूँ जो योर मैजेस्टी की मदद कर सकते हैं। एम्परर यनफेंग हंस पड़ा। उसके दिल पर छाया हुआ डार्क क्लाउड जैसे हट गया हो। बहुत अच्छा, मैं अभी लोगों की बहुत ज़रूरत में हूँ। अगर तुम्हारी सुझाई हुई लोग ठीक निकले तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ड्यूक वे मन ही मन कांप गया। हेवनली डेविल कल्ट अब इंपीरियल कोर्ट में घुसने वाला है। सच तो यह है कि मैं खुद हेवनली किंग बन चुका हूं, तो ये घुसपैठ पहले से ही हो रही है। ये छोटा कल्ट मास्टर वाकई चापलूसी करना जानता है। इंपीरियल प्रिसेप्टर, कुछ दिनों कोर्ट से दूर क्या हुआ? इसने अपने आदमी लगाने शुरू कर दिए। अगर वह कुछ साल और ना आए तो शायद एम्परर खुद भी हेवनली डेविल कल्ट का हिस्सा बन जाए। आखिर इंपीरियल प्रिसेप्टर गया कहाँ है? वह अपनी पत्नी के साथ इतनी लंबी यात्रा पर गया है कि इतनी बड़ी घटना पर भी वापस नहीं आ रहा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।